हाय स्मार्ट पीपल, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और एज यू नो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे 3000 क्वेश्चन इन 100 डेज सीरीज़ को, जिसमें आज हम लगाने वाले हैं मोर 30 क्वेश्चंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम के 30 क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम 30 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। एक सेशन और आएगा जहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस ऑल मिल रहे होंगे। इस तरीके से हम 90 क्वेश्चंस लगा के इस चैप्टर को भी पैक कर रहे होंगे, राइट। और फिर हम उठाएंगे हमारा एक और नया प्यारा सा चैप्टर। सही, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, तो एज पर द रूल क्वेश्चन को खुद से देखना है, अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे, राइट। सो पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है आपसे, देखिए। कह रहा है सेंटर फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के कौन से वाले पार्ट में, लाइक विच सेंटर इज कॉल्ड एज द थिंकिंग सेंटर और लर्निंग सेंटर। तो देखो, अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो ब्रेन है ना, ब्रेन में आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होगा आपका मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन, राइट। जो फोर ब्रेन है इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो 3 लोब्स के अंदर। सबसे पहला जो होगा वो होगा यू कैन से ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो कि आपके नोज से निकल के सीधे आपके ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब तक जो है वो इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। सेकंड लोब जो है उसे आप कहते हो सेरिब्रल और सेरिब्रम, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट दिस इज कॉल्ड एज डायनसेफ्लॉन। अब इन तीनों में से कौन सा वाला पार्ट है जहाँ पे लर्निंग एंड थिंकिंग सेंटर जाता है? तो पहला वाला तो जो है ये सेंस के लिए, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट वाला जो है ये आपके थर्मो रेगुलेशन हो गया, हंगर का हो गया, थ्रस्ट का हो गया, ऐसे वाले सेंटर्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, राइट। रही बात सेरिब्रम की, तो इसमें आपको पता है फर्दर 4 लोब्स आते हैं, एंड दोज 4 लोब्स आर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फ्रंटल, सेकेंड इज पैराइटल, थर्ड इज टेम्पोरल एंड फोर्थ वन इज ऑसिपिटल। इसमें से जो आपका ये जो यू कैन से फ्रंटल लोब है ना, दिस फ्रंटल लोब इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस। जैसे कि आप बात कर सकते हो लर्निंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, राइट, थिंकिंग हो गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो मोटर एरियाज होते हैं, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस और प्री मोटर्स, ये सभी एरिया कौन कंट्रोल करता है? आपका फ्रंटल रीजन ही है जो इस सब कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आप एक और ऐड कर सकते हो विच इज कॉल्ड एज ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया दैट इज मीन्स कि जब भी आप कुछ बोलते हो ना, तो जैसे इस टाइम पे मैं जो भी बोल रहा हूँ है ना, ABCD जो भी कुछ बोल रहा हूँ, वो सारे के सारे डिसीजंस ना एक्चुअली मेरे फोर ब्रेन के सेरिब्रम के फ्रंटल पार्ट से ही लिए जा रहे हैं। तो जो आपकी टंग मूव कर रही है, लेकिन उस टंग को मूव करवाने के लिए इंपल्सेस कहाँ से आ रहे हैं? वो इस जगह से आ रहे हैं। फाइन, सो होपफुली यू अंडरस्टूड कि यार ये थिंकिंग का प्रोसेस जो भी है ये कौन से वाले लोब से या कौन से पार्ट से कंट्रोल होता है? तो वो है आपका सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Question number 2 is saying that assertion is myelin sheet insulates the nerve fibers and prevents its depolarization. Second, nerve impulses are conducted more rapidly in non-myelinated nerve fibers than myelinated. So it's saying कि यार जो non-myelinated nerve fibers होते हैं उनमें impulses fast होते हैं as compared to myelinated. सोचिए भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है, या दोनों ही सही हैं? देखें भाई सॉल्यूशन। तो होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन देखते हैं। क्यों सर सी क्यों है? पहला, माइलिन शीट जो है वो इंसुलेट करती है नर्व फाइबर्स को और डीपोलराइजेशन से बचाती है। इस सवाल को समझने से पहले ना आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, दैट इज सॉल्टेटरी। दैट इज सॉल्टेटरी एक्शन। नाउ व्हाट इज दिस सॉल्टेटरी एक्शन? सॉल्टेटरी एक्शन होता है कि ये, या इसी को आप जंपिंग एक्शन भी कह सकते हो। जंपिंग एक्शन ऑफ इंपल्स, राइट। आपके इंपल्स जो है वो जंप कर करके ट्रैवल करते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो देखो, ये अगर आपका न्यूक्लियस है एंड दिस इज अ साइटोन, एंड ये एक्सॉन हो जाएगा, एंड शेयर वी हैव एक्सॉन टर्मिनल्स, राइट। तो आपको पता है कि ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर क्या पाए जाएंगे? वी हैव माइलिन शीट, जो कि एक तरह का इंसुलेशन है,
आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल टू यू और नॉट। तो क्या होता है कि एक्चुअली ये जो माइलिन शीट वाला एरिया है ना, यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होता बिकॉज यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है ना। तो दिस इज द एरिया जहाँ पे कोई डीपोलराइजेशन नहीं होगा बिकॉज व्हेन द इम्पल्स कम व्हाट हैपन्स, पोलराइज स्टेज विच इज द नॉर्मल स्टेज, देन व्हेन द इम्पल्स कम तो आपके सोडियम चैनल्स जो है वो अंदर जाते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम आयंस जो है वो अंदर जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स डीपोलराइजेशन। और उसी की वजह से क्या होता है, इम्पल्स कंडक्ट होते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में कोई भी किसी भी प्रकार का डीपोलराइजेशन नहीं होने वाला। सो नो डीपोलराइजेशन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू insulation, insulation by myelin sheet. फाइन। तो यहाँ पे अगर कुछ होने नहीं वाला तो कहाँ पे होगा, कैन यू सी दिस नोड ऑफ रेनवियर्स, ये वो लोकेशन है जहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, मतलब प्लस का नेगेटिव बनेगा एंड दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर एंड इम्पल्स कंडक्शन होने वाला है। तो इट्स लाइक मैं अगर आपको हल्का सा ये जूम करके दिखाऊँ ना, शायद ये विजिबल है कि नहीं, आई डोंट नो। देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, वहाँ पे प्लस नेगेटिव चल के इम्पल्स होने वाला है। लेकिन जैसे ही माइलिन शीट आती है ना, तो इम्पल्स तो आ ही रहे हैं, अब उनको आगे जाना है, तो क्या करते हैं, यहाँ से जंप कर लेते हैं। वो जंप करके इस जगह पे आ जाएंगे सेकंड वाले पोर्शन में। यहाँ पे फिर क्या होगा, इम्पल्स कंडक्शन होगा, प्लस नेगेटिव, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स। और फिर क्या होगा, जैसे नेक्स्ट वाली माइलिन शीट आएगी, फिर आपके इम्पल्स जंप मार देंगे, ठीक है। तो इस वाली जगह पे किसी प्रकार का कोई भी डीपोलराइजेशन नहीं होता। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो लेट्स रीड इट वंस अगेन। माइलिन शीट इंसुलेट्स द नर्व फाइबर एंड प्रिवेंट डिपोलराइजेशन, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि यार जो नर्व इम्पल्स है ना, वो ज़्यादा फास्ट कंडक्ट होता है माइलिन शीट के अंदर, सॉरी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर एज कंपेयर टू माइलिनेटेड। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे यार माइलिन शीट है ना, दिस इज अ माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन और बनाता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ वन मोर न्यूरॉन। ये दूसरा न्यूरॉन है जहाँ पे कोई माइलिन शीट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स का कंडक्शन पूरी जगह पे होने वाला है। लाइक इम्पल्स हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू देयर, इस तरीके से वो इम्पल्स ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे कैसे ट्रैवल कर रहा है, पहले यहाँ से यहाँ कर रहा है और फिर जंप मार गया, फिर यहाँ से यहाँ जंप मार गया, फिर यहाँ से यहाँ मार गया। तो कौन सा वाला फास्ट है, ऑब्वियसली ये वाला फास्ट है। तो दिस इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन और जंपिंग एक्शन ऑफ इम्पल्सेस। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, होपफुली यू गॉट इट। तो इट्स लाइक स्लो impulse conduction and this one is going to be fast impulse conduction. Hopefully you got it. आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 is saying that post ganglionic nerve fibers of sympathetic system are they adrenergic or are they cholinergic? So adrenergic क्या होता है, जहाँ पे synaptic cleft में एड्रिनलिन नाम का हार्मोन रिलीज हो। कॉलिनर्जिक क्या होता है, जहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पे एसिटाइल कोलाइन जो है वो रिलीज हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको गेस करना है कि कौन सा होना चाहिए सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। मैं आपको पहले इसका आंसर बता दूं ताकि जो बच्चे जानते हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। फिर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अब सॉल्यूशन देखो, तरीका नंबर 1 इस सवाल को सॉल्व करने का वो ये है कि हम जानते हैं कि यार वी आर हैविंग दिस साइनेप्स एंड ये आपकी हो जाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर दी है इस चीज़ की। अब क्या होगा, यहाँ से आपको पता है इम्पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, वो इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होगा एंड यहाँ होंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स जिनके अंदर कौन भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये फ्यूज करेंगे और क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन ये किस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर एक्शन या इम्पल्स कैसा है, उसके बेसिस पे सब कुछ जज होता है, राइट। तो व्हाट आई कैन से कि ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर आया है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो वी हैव टू टाइप्स, दैट इज एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। तो एक तरीका तो ये होता है इम्पल्स के कंडक्शन का। अगर एक्साइटेटरी होगा तो कौन कौन से वी कैन से क्या क्या रिलीज होगा, यहाँ पे आपके रिलीज हो जाएंगे जैसे कि ACH एसिटाइल कोलाइन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, ग्लूटामेट, डोपामीन। दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, गाबा हो जाएगा, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन। डोपामिन इज प्लस एंड नेगेटिव दोनों, क्योंकि वो दोनों जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक तरीका जहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ये दो तरह का हो सकता है।
एक होता है आपके पास कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हो रहा है ये सिनेप्टिक फंक्शनिंग, या फिर पैरासिम्पैथेटिक। तो जब सिंपैथेटिक होगा तो उस टाइम पे एड्रेनलिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, जो कि बेसिकली ऐसे हार्ट है तो हार्ट की वो हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, राइट, एड्रेनलिन। और वहीं पे अगर को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो वहां पे आपका कोलिनर्जिक दैट मीन्स एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा, जो कि हार्ट बीट को रिलैक्स कर देगा, नॉर्मल कर देगा। तो यहाँ पे हमारी बात याद रखने वाली बात क्या बन जाती है, द पॉइंट टू बी नोट हेयर दैट इज, अगर को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इस्तेमाल होगा, दैट इज गोइंग टू बी एड्रेनलिन। और उसी को आप कहते हो क्या, उसी को आप कहते हो एड्रेनर्जिक। फाइन। तो यहां पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं उनमें से क्या रिलीज होगा, एड्रेनर्जिक नेचर रिलीज होगा, एड्रेनर्जिक। और वहीं पे अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, तो इन दैट केस कौन रिलीज होगा, यहां पे रिलीज होगा आपका कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, एंड दैट यू कैन से एसिटाइलकोलाइन, ACH। फाइन। तो ये एज अ नोट पॉइंट ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, अगर वो सिंपैथेटिक है तो एड्रेनलिन, और अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो एसिटाइलकोलाइन। वहीं पे दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, आपका एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनिबिटरी। इनिबिटरी इंपल्स को ही रोक देगा, ये इंपल्स को आगे बढ़ाएगा, ये सब रिलीज होंगे तो ठीक है। अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वाला है, अगर ACH है तो हार्ट बीट को रिलैक्स रखेंगे, अगर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन है तो फिर हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे। आया समझ में आपको? तो ये तो कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे इंपल्स को ट्रैवल करने से, ये चालू रखेंगे। अब चालू करने में भी कैसा, इंक्रीज करनी है हार्ट बीट, डिक्रीज करनी है, तो वो सब आपके ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो है कंट्रोल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज यहाँ पे बात कर रहा है सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक में क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम। कॉर्टेक्स रीजन, यू नो वी हैव सेरिब्रम, सेरिब्रम में क्या होता है, अपर वाला पोर्शन कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन इज कॉल्ड एज मेडुला, सेम ओवरीज में भी होता है ना। तो कह रहा है कि कौन सी बात सही है उस कॉर्टेक्स रीजन के बारे में। लेट मी जस्ट फर्स्ट ड्रॉ दिस। तो अगर ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये अंदर वाला मेडुलरी रीजन है, दिस इज मेडुला, दिस इज कॉर्टेक्स। तो इन दोनों रीजन में से आपको बताना है कॉर्टेक्स के बारे में कौन सी बात सही है ना। इट कंसिस्ट ग्रे मैटर, इट इज प्रोमिनेंट फोल्ड्स, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर, या इट कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द आंसर। देखें, साथ में करें सॉल्व। चलिए, होपफुली आपने इसका आंसर देख लिया होगा, मतलब लाइक आंसर आपने टिक कर लिया होगा। आप सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहली बात तो आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, तो कॉर्टेक्स पार्ट कैसा होता है, इट इज इन ग्रे मैटर। और मेडुला कैसा होता है, इट इज व्हाइट मैटर, इजंट इट। इसके अलावा हम और क्या जानते हैं कि इसमें आपके सुल्काई एंड गायरीज प्रेजेंट होते हैं। सुल्कस जो है वो आपके डिप्रेशंस होते हैं, एंड गायरस जो है वो आपके बल्जिंग आउटवर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो पहली स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स बिल्कुल सही है। प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं आपके कॉर्टेक्स सेरिब्रम के अंदर, वी कॉल देम प्रोमिनेंट। जो फॉल्ट्स हैं वो सुल्काई एंड गायरी ये फॉर्म करते हैं। सुल्कस क्या होती है, डिप्रेशंस होते हैं, एंड गायरी क्या होती है, बल्ज पार्ट। फाइन, आगे देखो, तीसरा कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये नहीं होता। लास्ट कह रहा है कि ये जो आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, क्या इस पार्ट में आपके मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, ये सब कुछ आता है क्या, बिल्कुल आता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है कि जो सेरिब्रम होता है ना,
सेरिब्रम के अंदर आपके 3 रीजन्स होंगे, एक होगा मोटर रीजन और एक होगा सेंसरी रीजन और एक होगा यू कैन से एसोसिएशन रीजन। एसोसिएशन रीजन, इसमें से इनका काम क्या होता है, मतलब आपके जो ब्रेन में लोब्स होते हैं ना, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, तो कौन से वाले रीजन में कौन सा लाइक ये वाला पार्ट आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, इन तीनों पोर्शन में आपके मोटर वाले नर्व्स पाए जाते हैं। जो आपका फ्रंटल है उसमें आपके मोटर तो हैं ही, साथ में सेंसरी भी होंगे, लेकिन सिर्फ फ्रंटल में होंगे। और एसोसिएशन जो है ये आपके सारे पार्ट्स में, जो आपका पैराइटल कह लो, फ्रंटल कह लो, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इन सब पार्ट में आपके ये वाले एसोसिएशन पाए जाएंगे। तो आई कैन जस्ट मेंशन हियर व्हाट, कि जो आपका मोटर है ये कहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा पैराइटल रीजन या पैराइटल लोब, और वी कैन से, लेट मी जस्ट राइट कंप्लीटली, फाइन। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि मोटर वाले में कौन सा पार्ट है, सेंसरी में कौन है और एसोसिएशन में कौन है। फाइन, तो आप कह सकते हैं लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये सेरिब्रम के ही पार्ट होते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो वी कैन से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और वी कैन से फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है ऑड नर्व, इनमें से कौन सी वाली ऑड है आपको ये बताना है। फाइन, तो इसके लिए आपको सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स याद होनी चाहिए, कौन सी क्रेनियल नर्व मिक्स होती है, कौन सी मोटर होती है, कौन सी सेंसरी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो फॉर दैट मैं एक बार फटाफट से यहाँ पे आपके सारी क्रेनियल नर्व्स के नाम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको मोटर और सेंसरी वाली नर्व्स बता दूंगा, राइट। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम क्रेनियल नर्व्स के नाम लिखें, फाइन, तो ये सारी क्या आपकी क्रेनियल नर्व्स हो जाती हैं। पहला है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डोसन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लिसल। दीज आर 12 क्रेनियल नर्व्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक ट्रिक की, तो ट्रिक हमारे पास क्या होगी कि भाई इनमें से कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो मोटर हैं, कुछ ऐसी हैं जो मिक्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो सेंसरी हैं। तो देखो ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो आपकी सेंसरी है, कुछ आपको पता है मोटर है, कुछ आपको पता है मिक्स्ड है, राइट। तो जो आपकी सेंसरी है वो कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट, सेकंड और एट्थ, ये तो है आपकी कौन सी, सेंसरी वाली। मिक्स में आप याद कर लो कि फिफ्थ वाली, सेवन्थ वाली, नाइन्थ वाली और 10th वाली, ये क्या है आपकी, ये मिक्स्ड है। कौन कौन सी बच गई, थर्ड बच गई, फोर्थ बच गई, सिक्स्थ बच गई और 11th और 12th, ये सब क्या है, ये आपकी मोटर हो जाएगी। अब देखो इसमें से आपको अगर मैं मैच करवाऊँ ना, हालांकि मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है, बट ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके होंगे, क्योंकि दैट्स द सीरीज नॉट फॉर हम सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बट वेल देखिए यहाँ पे स्टिल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्टिक्स, ऑक्यूलोमोटर और ऑडिटरी। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट वाली कौन सी है, ऑल्फैक्टरी, राइट, दिस ऑल्फैक्टरी। सेकंड कौन सी है, ऑप्टिक्स, तो ऑल्फैक्टरी आ गई इसके अंदर, ऑप्टिक्स आ गई इसके अंदर। और एट्थ कौन सी है, एट्थ देखो ऑडिटरी, तो ऑडिटरी आ गई। अब कौन सी बच गई, ऑक्यूलोमोटर। तो देखो ये जो तीन है, ये तीनों कैसी है, ये आपकी सेंसरी है। सिर्फ बची कौन सी, ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर आपकी मोटर है। सो दिस इज द ओनली विच इज मोटर नर्व। और बाकी तीनों कैसी है, बाकी तीनों आपकी, आप कह सकते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी योर सेंसरी। सो दिस इज द ऑड वन, जो कि हमारे पास डिफरेंट तरीके से बताया गया है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फाइन, तो इतनी छोटी सी बात बताने के लिए हमने काफ़ी कुछ लिख लिया, बट स्टिल हर बच्चे को समझना जरूरी है, यही हमारा मकसद है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th इज सेइंग विच क्रेनियल नर्व गिव्स आउट अ नंबर ऑफ ब्रांचेस। कौन सी वो क्रेनियल नर्व है जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं। तो देखो आपको याद रखना है 2-3 डेटा। सबसे पहला सॉल्यूशन की बात करें तो जो आपकी वेगस नर्व होती है ना, दैट गिव्स आउट नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। जो आपकी वेगस नर्व है ये आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, रेस्पिरेशन हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स हो गए, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आपकी मसल्स होती हैं उन तक, ये सारी आपके इम्पल्सेस पहुंचाती है। तो ये वो बेसिकली
नर्व है जो ब्रेन से अराइज होगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी, ये आपके हार्ट तक जा सकती है, ये किडनी तक जाती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाएगी, राइट। इसके अलावा ये लंग्स तक जाएगी, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसी नर्व है जो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है। आप सोचो ये ब्रेन से निकल रही है और कहाँ कहाँ तक जा रही है, तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व एज वेल एज इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग योर नोज, इंक्लूडिंग योर थ्रॉट, नेक, हार्ट, लंग, इन सब जगहों तक ये पहुंचती है। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व एज वेल, लॉन्गेस्ट नर्व। और साथ साथ में आप कह सकते हो कि ये जो है इसकी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज 7th। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इम्पल्स कंडक्शन। तो ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से ना। दिस इज द क्वेश्चन, जो एक अच्छा सवाल भी है क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व हुई है, तो हो सकता है ये सवाल यार आ जाए वहाँ पे। तो देखो, रिफर्स द गिवन फिगर टू आंसर द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर ऑल सोडियम चैनल्स आर रीएक्टिवेटेड, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। वो कौन सा रीजन है जहाँ पे सारे के सारे सोडियम चैनल्स जो हैं वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स जो है ना वो क्लोज रहेंगे, पोटेशियम चैनल्स जो है वो क्लोज रहेंगे। तो वो कौन सा वाला पर्टिकुलर रीजन है, आपको वो बताना है। सो आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो, पहले इस डायग्राम को ध्यान से समझ लो। मैं ये डायग्राम वापस बनाता हूँ एक बार यहाँ पे। तो इट्स लाइक दिस इज व्हाट आई हैव। ये है आपका -70 विच इज़ दैट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये होगा आपका +30 से लेके +40 मिली वोल्ट, राइट, जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन रीच, राइट। तो इम्पल्स जो है वो इस जगह से स्टार्ट होगा। लेट्स टेक डिफरेंट कलर लाइक ब्लू। तो इम्पल्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ये हो जाएगा एक नॉर्मल सा पोलराइज स्टेज, राइट। देन ये जाएगा आपके 30 तक, दिस डीपोलराइजेशन, फिर जाएगा रीपोलराइजेशन, फिर वहाँ पर रुकता नहीं है, आपको पता है नीचे आके वो हाइपर पोलराइज हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, फिर वो ग्रेजुअली क्या होगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से जाके और फिर नॉर्मल होगा। सो वी कैन से दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। ये इन्होंने यहाँ पे बी दिया हुआ है, ये यहाँ पे इन्होंने डी दिया हुआ है और ये आपको ए दिया हुआ है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डीपोलराइजेशन, राइट। And this is repolarization. This is depolarization, this is repolarization. और जब वो यहाँ पे रुकेगा नहीं और नीचे आ जाएगा, then this is the condition called as hyperpolarization, right? और इसके बाद ये वो कंडीशन है जहाँ पे वो वापस से C, इन्होंने इसको C नाम दिया हुआ है, and this is going to be पोलराइज स्टेज। जब वो नॉर्मल आ जाएगा, जहाँ पे आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवेट हो रखा होगा। एक दो बातें मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, दैट इज कि आपका जो हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता है डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास मान लो ये एक न्यूरॉन है, राइट। इस न्यूरॉन में आपको पता है कि पहले आपका जो डीपोलराइजेशन है वहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस की वजह से सोडियम आयन अंदर जाएंगे, राइट। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज डीपोलराइजेशन, इसमें क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, मतलब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो वी कैन से सोडियम चैनल ओपन, राइट, एंड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। इतनी बात हम जानते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी आएगी नेक्स्ट वाली स्टेज, जहां पे अब कैसे चार्ज मेंटेन हो गया है, आपको पता है बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया। दिस इज द कंडीशन इन द डीपोलराइजेशन। अब क्या होगा, रिपोलराइजेशन, जहां पे क्या होगा, आपको पता है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम अंदर के जो आपके पॉजिटिव चार्ज है उनको बाहर भेज देंगे, मतलब पोटेशियम को बाहर भेज देंगे। तो इस टाइम पे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, बिकॉज पोटेशियम हमारा पॉजिटिवली चार्ज और वो अंदर है, पहले से अंदर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है क्योंकि सोडियम अंदर आ गए थे, और पोटेशियम पहले से अंदर है जो कि वो भी पॉजिटिव होते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेज में जो कि है रीपोलराइजेशन, वहाँ पे हम जो
पोटेशियम चैनल्स हैं उनको ओपन कर देंगे और सोडियम को बंद कर देंगे, ताकि सोडियम और अंदर ना आ सके और जो अंदर का पोटेशियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर भाग जाए, ताकि हल्का फुल्का तो अंदर नेगेटिव बनना स्टार्ट होना। तो अब जो सेकंड स्टेप आएगा विच इज गोइंग टू बी रीपोलराइजेशन, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले तो सोडियम चैनल्स को बंद कर देंगे, तो सोडियम चैनल्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या होगा, इसके बदले में जो आपके पोटेशियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे, ताकि अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज जो है पोटेशियम का वो बाहर आ जाए। तो नेक्स्ट वी कैन से पोटेशियम चैनल ओपन, एंड यहां पे क्या होगा, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा। फाइन। अब आती है तीसरी वाली स्टेज। आपको पता है कि यार पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है, मतलब अब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट होगा और अंदर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दिस वाज द फर्स्ट स्टेज, डीपोलराइजेशन, है ना, ये भी आपकी डीपोलराइजेशन थी। अब आ गई आपकी रीपोलराइजेशन, जिसमें आपको पता है कि यार ये पॉजिटिव चार्ज बाहर आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, पॉजिटिव आते आते मतलब पोटेशियम बाहर आते जाता है और ये -70 से भी नीचे आके ये -90 तक पहुंच जाता है, राइट। तो वी कैन से पोटेशियम आउटफ्लक्स होगा। अब कुछ ज़्यादा ही पोटेशियम आउटफ्लक्स होने की वजह से तीसरी कंडीशन बनती है विच इज कॉल्ड एज यू कैन से हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, जिसमें क्या होगा, एक्सेस पोटेशियम आउटफ्लक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से -90 मिलीवोल्ट का जो चार्ज है ना वो मेंटेन हो जाएगा, जो कुछ ज़्यादा ही है। तो अब तीसरी कंडीशन क्या आ गई आपकी, विच इज हो गया, ये आपका हो गया कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव चार्ज बन गया है, विच इज गोइंग टू बी हाइपर पोलराइजेशन। फाइन, अंदर नेगेटिव। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में अब हम नहीं चाहते बॉस, अब हम चाहते हैं कि यार जो पोटेशियम एक्स्ट्रा बाहर आ गया है और अंदर जो सोडियम है, अंदर के सोडियम को बाहर निकालो, बाहर के पोटेशियम को अंदर भेजो। तो यहाँ काम करता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। अब तक चैनल्स को ड्यूटी दी गई थी, चैनल्स ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब आता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, जो मेन काम करेगा, जो 3 सोडियम को नीचे से निकाल के बाहर फेंक देगा और बाहर के सोडियम जो पोटेशियम जो एक्स्ट्रा है उनको अंदर भेज देगा। तो लास्ट स्टेप कौन सा आएगा, विच इज पोलराइज स्टेज, जो पहले स्टेप हम मान के चलते हैं। तो नेक्स्ट विल बी गोइंग टू बी फोर्थ वन विच इज पोलराइज्ड। और इस पोलराइज स्टेट में कौन काम करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से 3 सोडियम का आउटफ्लक्स होगा, प्लस में 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा बाय द यूज ऑफ 1 ATP। और इसके अलावा तीसरी चीज क्या होगी, यहां पे आपके सोडियम वाले जो चैनल्स है ना उनको क्लोज कर दिया है, मगर वो रीएक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है, बट रीएक्टिवेटेड। और साथ में अगर हम बात करें, जो पोटेशियम है वो उनको क्लोज कर दिया है, बिकॉज पोटेशियम वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा बाहर जा चुका था, तो पोटेशियम को हमने क्लोज कर दिया है। सो ये जो आपको सी दिखाया हुआ है, ये वाला दिखाया हुआ है, दिस इज पोलराइज स्टेज। बी वाला हाइपर पोलराइज, जहाँ पे ज़्यादा पोटेशियम जा चुके थे। जो ए वाला है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो लाइन है ये रिपोलराइजेशन है, ये डिपोलराइजेशन है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कौन सा वाली वो कंडीशन है जहाँ पे आपके सोडियम और पोटेशियम दोनों चैनल्स बंद हैं और सोडियम पोटेशियम पंप इस टाइम पे काम कर रहा है, तो वो है आपकी पहली वाली पोलराइज स्टेज। सो इस नॉर्मल वाली स्टेज में जो है आपके दोनों चैनल्स बंद होते हैं और सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है, एंड दैट इज हाउ इट इज मेंटेन। तो वी कैन से सी इज द करेक्ट आंसर। सो देखो, सवाल को समझाने के लिए मैंने आपको पूरा टॉपिक ही पढ़ा दिया, बट इट्स लाइक अगर आपको आता था तो आप सिंपली स्किप करके आंसर देख सकते थे। जिसको नहीं आता यार, उसको मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इनपुट दे के ना उसको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको भी सुनना था क्योंकि चीज़ों को रिवाइज करना है, तो आप भी सुन सकते थे, राइट। सो इट्स लाइक लेट्स टेक एवरीवन टुगेदर एंड आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये आप खुद से अटेम्प्ट करो, मैं आपको आंसर बता दूंगा पहले ही। कह रहा था ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो जो ब्रेन होता है ना हमारे एम्ब्रियो में, उसमें ब्रेन को आप कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हो, आपको ये बताना है। फाइन, तो बहुत ईजी सवाल है ये, सिंपल और सीधा सा क्वेश्चन होता है। बस जो ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने ये सवाल को यहाँ पे रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन सही बताएगा। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज पहले आता है प्रोजेंसेफ्लॉन, फिर मेसेंसेफ्लॉन, फिर रोम्बेनसेफ्लॉन, राइट। तो ये 3 होगा। सबसे पहला आएगा प्रोजेंसेफ्लॉन, सेकंड जो है वो आ जाएगा मेसेंसेफ्लॉन, और तीसरा जो है वो आ जाएगा रोम्बेनसेफ्लॉन।
राइट। इसमें से ये डेवलप होगा आपके हिंड ब्रेन के अंदर और ये डेवलप होगा मिड ब्रेन के अंदर, ये होगा आपके फोर ब्रेन के अंदर। फाइन। तो होपफुली आपको ये समझ में आ चुका है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं 9th क्वेश्चन पे। कह रहा है एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इन द ह्यूमन में लीड टू। अगर वेगस नर्व का कुछ ज़्यादा ही स्टिमुलेशन कर दिया ना, मतलब वो ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो गई, तो इन दैट केस इन चारों में से क्या हो सकता है? वॉइस जो है वो घोड़े की तरह हो जाएगी, ठीक है, घोड़े की तरह खाता सुना है, घोड़े की तरह बोलता है, ये कैसा होगा मुझे नहीं पता। पेप्टिक अल्सर्स हो जाएंगे, मतलब पेट में छाले हो जाएंगे स्टमक के अंदर। एफिशिएंसी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मतलब आपका जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है वो एफिशिएंट हो जाएगा, या फिर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखें सॉल्यूशन, देखें क्या, देखो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिक अल्सर्स हो जाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि जो आपकी वेगस नर्व है ना, आप जानते हैं कि इट अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये आपके ब्रेन से निकलती है और कहाँ तक जाती है, और ये बेसिकली करती क्या है, तो ये आपके ये रिफ्लेक्स कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्स कंट्रोल मैकेनिज्म, या रिफ्लेक्स कंट्रोल रेगुलेशन, इसमें ये मदद करेगी। और इसके मदद करने में ये कहाँ कहाँ तक जाती है, तो ये हो सकता है कि यार आपके लंग्स तक जा रही है, ठीक है, हो सकता है कार्डियक तक जा रही है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, हो सकता है कि ये स्टमक तक जा रही है, इंटेस्टाइन तक जाएगी। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये जाती है विद लाइक बाय पासिंग थ्रू द नोज, थ्रॉट, नेक, इन सब जगहों से ही पास होते होते नीचे तक जाएगी, राइट। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये स्टमक पे जाएगी तो स्टमक पे जाने के बाद क्या होगा, इसका अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया तो एक्सेसिव इंपल्स क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यहां पे जाके ये गैस्ट्रिक जूस निकलवाती है, क्या करवाती है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाएगी। और अगर इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया ना, अगर इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया तो इट कैन लीड टू अल्सर्स, इट कैन लीड टू अल्सर्स, राइट, छाले हो जाएंगे पेट के अंदर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 सेइंग दैट बाइपोलर न्यूरॉन्स अकर इन। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको सबका बता रखा है ना। आपके यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है वो एम्ब्रियो में होंगे, आपके जो बाइपोलर हैं वो आपके नोज की एपिथेलियम हो गई, या फिर आप कह सकते हो बाइपोलर रेटिना के अंदर आई में पाए जाएंगे। मल्टीपोलर आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होंगे, और आपके जो स्यूडो यूनिपोलर हैं वो आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पाए जाएंगे। सो दीज आर द नेम्स। अगर यहाँ पे हम सवाल में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, रेटिना ऑफ आई में पाए जाएंगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। फाइन। तो यूनिपोलर जो है आपके एम्ब्रियो में होंगे, बाइपोलर आपके रेटिना में और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और स्यूडो यूनिपोलर जो है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन, विच इज मस्ट टू रिमेंबर। इसको भूल गए ना तो क्या होगा मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विद रेफरेंस टू केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है, अगर आप केमिकली बात करें तो, केमिकली बात करें तो वाह। सो वी कैन से प्रोवाइड द न्यूरल इंटीग्रेशन। क्या आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, क्या वो न्यूरल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है? नहीं। आपने ये सवाल पिछले सेशन में देखा होगा जहां मैंने आपको कराया था कि नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन वाइसा वर्सा ट्रू नहीं होता। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम कैन कंट्रोल, सॉरी, नर्वस सिस्टम कैन कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम, बट एंडोक्राइन सिस्टम कैन नॉट कंट्रोल द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही कह रहा है कि क्या जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट प्रोवाइड्स न्यूरल इंटीग्रेशन टू द थ्रू द हॉर्मोन्स। नहीं, राइट। आपका जो नर्वस जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। सेकंड कह रहा है प्रोवाइड्स द केमिकल इंटीग्रेटेड थ्रू हॉर्मोन्स। यस, एंडोक्राइन सिस्टम में आपके केमिकल्स आते हैं, लाइक हॉर्मोन्स आ जाएंगे, एंड दे आर द वन बेसिकली जो केमिकल इंटीग्रेशन की मदद से चीज़ें यहाँ पे प्रोसीड होंगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि भाई केमिकल्स क्या होते हैं या हॉर्मोन्स क्या होते हैं,
तो सम हॉर्मोन्स हैव प्रॉपर्टीज लाइक दे आर बायोजेनिक, बायोजेनिक मतलब सेल इन्हें खुद बनाती है। इसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, इन हॉर्मोन्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। इसके अलावा ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब कोई भी हार्मोन जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। फाइन। और ये इंटरसेलुलर होते हैं, इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर्स, राइट। ये एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेजेस को पहुंचाएंगे, एक सेल के अंदर मैसेजेस नहीं पहुंचाते। 12 द क्रेनियल नर्व दैट गोज थ्रू द एक्सटर्नल रेक्टस मसल। तो कौन सी वो क्रेनियल नर्व है जो कि एक्सटर्नल रेक्टस के थ्रू पास ऑन होती है? तो आपको मैं बता दूं कि यार कौन कौन सी आपकी क्रेनियल नर्व्स है जो आई को कंट्रोल करती हैं, बिकॉज वही हमारा आंसर होगा, राइट। तो आप पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, दिखने में बहुत सिंपल, बहुत क्यूट, बहुत ईजी सा क्वेश्चन लगता है ना, कि इतनी सी तो वर्ड है इसमें, 2-3 सेकंड फोर्थ से कोई भी लगा दो, बट नो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बिकॉज इस सवाल के अंदर ना आपको पूरे 12 क्रेनियल नर्व्स याद होनी चाहिए, किसके फंक्शन क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, और फिर आप उसको सोचने बैठोगे। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, और नीट में ऐसे सवाल आना ना बहुत कॉमन होता है ना। और यही है वो बच्चे फंस जाते हैं जो उनको 360 में से 360 लाने नहीं देते, ये सवाल है वो कमबख्त, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपकी 4 ऐसी क्रेनियल नर्व्स हैं जो आपके आई की मूवमेंट कंट्रोल करती हैं। 4 cranial nerve that controls what? Eye movement. पहली ऑल्फैक्टरी है, दूसरी ऑप्टिक्स, तो एक तो सेकंड वाली है ऑप्टिक्स, थर्ड है आपकी ओक्यूलोमोटर, थर्ड है आपकी ओक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, फोर्थ हो जाएगी आपकी ट्रोक्लियर, और ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डोसन। आपकी जो सिक्स्थ है ना, दैट इज गोइंग टू बी एब्डोसन, राइट। तो ये जो आपके पास 4 हैं ये आपके आई की मूवमेंट कंट्रोल करती हैं। आई की मूवमेंट कैसे? फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी आई बॉल है, तो इस आई बॉल के अंदर कुछ मसल्स जो होंगी वो यहां से आ रही होंगी, राइट, ये आपकी मसल्स हैं। सो दिस इज व्हाट आई कैन से, अगर ये आई है और यहाँ पे कहीं नोज है, तो इस नोज में अगर मैं अपनी आई को इस तरफ देखूंगा, मतलब मेरी जो आई है अगर को वो नोज की तरफ मूव करेंगे, तो उसके लिए कौन सी, लाइक ये है वी हैव नोज, तो अगर ये आई बॉल इस तरफ मूव करेगी ना, तो इट विल बी डन बाय विद दिस इज कॉल्ड एज मीडियल रेक्टस। तो दिस इज मीडियल रेक्टस, ठीक है। अगर को मैं अपनी आई को यहाँ की तरफ मूव करूंगा, मतलब बाहर की तरफ, तो अगर ये आई बॉल बाहर की तरफ जाएगी ना, तो बेसिकली दिस मूवमेंट विल बी डन बाय विद दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड एज लेटरल रेक्टस, लेटरल या एक्सटर्नल रेक्टस, रेक्टस, राइट। नीचे अगर मैं नीचे देखूंगा तो नीचे के लिए ये वाली मसल है, दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर रेक्टस, और अगर मैं ऊपर देखना चाहता हूं तो उसके लिए ये वाली मसल हो जाएगी, दैट इज सुपीरियर रेक्टस, राइट। अब इसके अलावा अगर मुझे तिरछा देखना है, कि अगर मैं ऐसे ना देख के मैं ऐसे देखना चाहता हूं ना, तो उसके लिए ये वाली मसल है जो ऊपर और टेढ़ा दिखाएगी, ये वाली मसल है जो नीचे और टेढ़ा दिखाएगी। लेकिन इसके नाम क्या है, वो नाम इंटरेस्टिंग है, इसका नाम होता है ओब्लिक, या आप कह सकते हो इंफीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक रेक्टस, फाइन। और ये जो है इसका नाम हो जाएगा सुपीरियर ओब्लिक रेक्टस, फाइन। तो ये आपकी सारी की सारी मसल्स है जो बेसिकली काम करती हैं। इनमें से जो आपकी ऑप्टिक नर्व है ना, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, ये किस किस के पास जाएगी? तो ये ऑप्टिक वाली जो है ये जाती है आपके इंफीरियर रेक्टस के पास, सुपीरियर रेक्टस के पास, और आप कह सकते हो मीडियल रेक्टस के पास, और इंफीरियर ओब्लिक के पास, इंफीरियर ओब्लिक रेक्टस। तो कौन कौन सी? मीडियल वाली ये वाली,
ऊपर वाली, नीचे वाली और ये वाली, इनके पास जाएगी कौन? पहली वाली। जो सेकंड वाली है ओक्यूलोमोटर, इनफैक्ट फैक्ट्री ऑप्टिक्स, यू जस्ट इंक्लूड हेयर ओक्यूलोमोटर, ठीक है, यहाँ ऑप्टिक्स नहीं आएगा, ठीक है। आपकी आई बॉल की मसल्स तक जो जाती है ना, वो आपकी ये है ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्डोसन। जो आपकी ओक्यूलोमोटर है वो इन तक जाएगी, आपकी जो ट्रॉक्लियर है ये कहाँ तक जाएगी? तो जो ट्रॉक्लियर है ये आपके, आप कह सकते हो ये जो है सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस, तो सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस तक ये जाएगी। एब्डोसन जो है कौन सी बच गई? एक्सटर्नल रेक्टस, एक्सटर्नल रेक्टस या फिर आप कह सकते हो लेटरल रेक्टस, इस तक ये जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। देन वी कैन से एक्सटर्नल रेक्टस तक कौन जा रही है? आपकी ये वाली जा रही है, विच इज योर 6th क्रेनियल नर्व। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हमने प्रॉपर डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन, और मुझे बड़े पसंद है ऐसे सवाल जिसको कराने में ना थोड़ा सा लाइक बोर्ड भरे, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सेइंग दैट द रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट्स ड्यू टू, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये किस वजह से बनता है? तो आपको पता है, होपफुली आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना, इसमें आपको पता है क्या हो रहा होता है? इसमें ये रेस्टिंग पूछा है ना, हाँ। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर ये आपकी एक्सॉन है, तो न्यूरॉन के अंदर ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन में बाहर की तरफ पॉजिटिव 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 चार्ज रहेगा, अंदर की तरफ नेगेटिव 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 चार्ज रहेगा, राइट। तो वी कैन से इन दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, आउटसाइड द एक्सॉन, एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम inside the axon. This is the case which happens, right? तो आप कह सकते हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। क्या सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, सॉरी लो होता है, और बाहर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होता है? नहीं। नेक्स्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड द सेल। क्या सेल के अंदर पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है? ये भी नहीं होता। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड द एक्सॉन, क्या एक्सॉन के बाहर सोडियम कम है? नहीं। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड द एक्सॉन, हाँ, जो एक्सॉन के बाहर है वहां पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट, वहां पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है। और इनफैक्ट आप एक मिनट, आप ये भी कह सकते हो कि एक्सॉन के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, ये भी सही है। आपको पता है कि एक्सॉन के अंदर देखा जाए तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन तो कम है लेकिन पोटेशियम की ज़्यादा है, राइट। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज मोर प्रिफर्ड आंसर। आपको एक ही चूज करना है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। हालांकि ऑप्शन नंबर डी भी सही है, मगर देखा जाए तो वैसे इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे हाई आना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन ठीक होगा ना। तो आई थिंक मिस प्रिंट है यहाँ पे, इट विल बी लाइक हाई। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग वर्ड्स टेक्स प्लेस बाय द रीजन ऑफ। तो बोलने का काम किसका होता है? तो आपने पिछले कुछ स्लाइड्स में आप देखेंगे तो मैंने लिखवाया था आपको, विच वन, ये वाला। इसमें आप देखोगे तो आपको बताया था ना, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया इज दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे आप जानते हो कि ये बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो बी से ब्रोकाज और बी से बोलना, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, इजी, ठीक है। एक्चुअली के नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। सो इट्स ब्रोकाज एरिया, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोकन और वर्बल, आई कैन से। फाइन, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रोकाज एरिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो आप ऑप्शंस को देख लीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर
डी। आपको पता है कि जो थर्मो रेगुलेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? थर्मो रेगुलेशन की आप बात कर लो या फिर थ्रस्ट की आप बात कर लो या हंगर की आप बात कर लो, तो ये सारे के सारे काम जो है कौन कंट्रोल करता है? दिस इज कंट्रोल बाय योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। सो नॉट मेडुला ऑब्लंगाटा, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, बस यही वाला गलत है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है 31 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर नॉन इन द मैन। हमारे पास कितनी है? स्पाइनल आएगा ना, हाँ। 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हमारे पास है एंड 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हमारे पास होती हैं। तो उसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो जो हमारे पास 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स है ना, उन 31 पेयर में से बताओ कितनी कहाँ होती हैं? बिकॉज दे आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब वो स्पाइनल कॉर्ड से अगर निकल रही हैं तो कौन से रीजन में से कितनी निकलेंगी, आपको ये बताना है, राइट। अब ये ऐसे नहीं कह रहा आपसे कि बताओ वो स्पाइनल नर्व में सिंपैथेटिक में कितनी होंगी और पैरासिम्पैथेटिक में कितनी इन्वॉल्व होंगी। हालांकि वो भी एक अच्छा सवाल बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, इट्स सिंपल। पूछ रहा है कि बताओ स्पाइनल कॉर्ड में जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं वो कौन से रीजन में से कितनी निकलती है। तो आपको पहले पता होना चाहिए स्पाइनल के कौन कौन से रीजन्स होते हैं, और होपफुली आपको पता होगा, राइट। इफ दिस इज व्हाट आई हैव, सर्वाइकल रीजन, सेकंड thoracic, थर्ड lumbral, देन वी हैव फाइलम टर्मिनल जिसमें आपका कॉर्डस इक्विना आ जाएगा, फाइलम टर्मिनल, और दिस इज मेडुलरी पिरामिड लगा जाएगा। तो वी कैन से यहाँ पे से आपके पास आएगा सैक्रम और कॉकिक्स, सैक्रम और कॉकिक्स, फाइन। तो अगर हम इन पे बात करें इन सब रीजन से, तो सर्वाइकल में कितनी निकलेंगी? सर्वाइकल से 8 निकलती हैं, C8। थोरेसिक से पूरी 12 निकलेंगी, देन लुम्ब्रल से 5 निकलेंगी, सैक्रम से 5 निकलेंगी और कॉकिक्स से 1 निकलेगी, राइट। CD दैट इज फॉर कॉकिक्स। तो वी कैन से दिस इज फॉर सर्वाइकल, दिस इज फॉर थोरेसिक, right, this is for thoracic, this is for lumbral, this is for sacrum and this is for coccyx, फाइन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और आप देख पा रहे हैं इनमें से एक ही है ऐसा जिसमें आपको सर्वाइकल 8 दिया हुआ है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। आप काउंट भी कर सकते हैं, देखो 8 + 12 20 हो गया, 5 और 5 10, तो 20 और 10 30, 30 + 1 31 हो जाएगा, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। 17 question is saying maintain of ionic gradient across the resting membrane। resting membrane जो होती है ना आपकी, that is this condition, इस कंडीशन के अंदर आपका बाहर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो ये जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये कैसे मेंटेन होता है आपको ये बताना है। तो आपको पता है सबसे पहला वाला जो स्टेप है विच इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? सबसे पहला इवेंट जो आता है वो आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम चैनल्स जो हैं कंप्लीटली क्लोज्ड, बट पोटेशियम चैनल स्लाइटली मूवेबल होते हैं, पोटेशियम चैनल स्लाइटली परमिएबल, राइट। सेकंड की मैं बात करूं तो और क्या होता है इसमें, आपको पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कितना पोटेंशियल जनरेट होता है, दैट इज इक्वल्स टू -70 मिलीवोल्ट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इसको एक्टिवेट करता है। सोडियम पोटेशियम पंप वो पंप है जो कि बेसिकली इस पूरे रेस्टिंग मेम्ब्रेन को कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा। तो वी कैन से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा लेकिन एक्टिवली बाय द यूज ऑफ ATP, राइट। बाकी एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये गलत है ना। अगेन पैसिवली प्रोटीन ट्रांसफर होते ही नहीं है, और इस वाली कंडीशन में आपके एक्टिवली ATP को खर्च करके हमें आयंस को 3 सोडियम को बाहर, 2 सोडियम 2 पोटेशियम को अंदर वो करवाना पड़ता है। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 saying that which of the following is a motor nerve।
इन सब में से कौन सी वाली मोटर नर्व है आपको ये बताना है। तो आपको ने सीक्वेंस बताया हुआ है ना, राइट। ट्रिक हमने क्या याद की थी, अब आप बताओ मेरे साथ साथ लिखने से पहले। पहले वाली सेंसरी, अच्छा ये भी नहीं भूलनी है, सेंसरी कौन सी है और मोटर कौन सा है और मिक्स कौन सा है। ठीक है, अगर सेंसरी की बात की जाए, सेंसरी कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और एट्थ होगा, राइट। इसकी बात की जाए तो आपको पता है फिफ्थ होगा, सेवन्थ होगा, नाइन्थ होगा और टेंथ होगा। और इसमें कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, देन यू कैन से सिक्स्थ आ जाएगा, एंड इसके अलावा आपका 11th और 12th। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि ये तो नंबर तो याद है लेकिन यही भूल जाओ कि पहले सेंसरी है, दूसरा मिक्स है कि तीसरा मोटर है। तो ये भी ध्यान रखना, पहले सेंसरी फिर मोटर और फिर मिक्स। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। और अगर बात की जाए इन सब में से, तो आपको पता है कि अगर हम मोटर नर्व की बात करें तो मोटर में आपकी कौन सी आएंगी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ओक्यूलोमोटर। क्या ओक्यूलोमोटर है ऑप्शन में, नहीं है। ट्रोक्लियर ऑप्शन में है क्या, नहीं है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसन, एब्डुसन है क्या, नहीं। देन लास्ट की दो जो है वो कौन सी है आपकी, एसेसरी और आप कह सकते हो हाइपो ग्लेसोफेरेंजियल, राइट, या हाइपोग्लेसल, सॉरी। तो ये जो आपकी लास्ट वाली है ना 11th वाली, दिस इज एसेसरी। तो एसेसरी इज द वन विच इज मोटर इन, बेसिकली मोटर इन नेचर, तो वी कैन से एसेसरी स्पाइनल इज द करेक्ट आंसर। फाइन। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सवाल नीट वही चाहता है, तो हमें अच्छे से आना चाहिए, राइट। और सॉल्यूशन क्या है, सिंपली बार बार प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, तो आप इसमें काफ़ी फ्लुएंट हो जाएंगे। फाइन। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सेइंग दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये जो आपको कोड दिया हुआ है इसमें से आपको सही ऑप्शन निकालना है, क्या सही होगा। नियरली 50% ऑफ ब्रेन सेल्स आर न्यूरोग्लियल, बिल्कुल सही है। आपके ब्रेन में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है न्यूरॉन, एक होती है न्यूरोग्लियल। और न्यूरोग्लियल जो है ये 50 या 50% से ज़्यादा होती हैं। फाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो रोल प्ले करती है ब्लड ब्रेन बैरियर्स में। तो आपको पता है ब्लड ब्रेन बैरियर्स को फॉर्म करने में रोल किसका होता है, एस्ट्रोसाइट्स का, ना कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का। एस्ट्रोसाइट्स, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोग्लियल जो है वो माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेती है, मतलब वो फैगोसिटिक होती है, फैगोसिटिक होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया आर द ओनली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या ये सिर्फ 3 तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आपको पता है यार शॉन सेल भी होती है, आपको पता है एपेंडाइमल सेल भी होती है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। फाइन, तो कौन सा सही है आपके पास, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। फाइन, सॉल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में हम जानते हैं 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से, एक होगा न्यूरॉन, एक होगा न्यूरोग्लियल, ये दो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑलिगोडेंड्रोसाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आपको पता है एस्ट्रोसाइट जो होती हैं दैट प्ले रोल इन ब्लड ब्रेन बैरियर। तीसरा कह रहा है कि माइक्रोग्लियल सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, फैगोसिटिक हैं, ये सही है। माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं दे आर फैगोसिटिक। और चौथा कह रहा है डी ऑप्शन कि क्या ये 3 तरह की होती है, नहीं। आपको पता है न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी 4 तरह की होंगी, राइट। पहली कौन सी होगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये सारी टाइप की क्या है, ये आपकी है सारी की सारी बेसिकली न्यूरोग्लियल सेल्स, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, सेइंग दैट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप। तो वी कैन से, आपको पता है कि जो प्री सिनेप्टिक है और पोस्ट सिनेप्टिक है उस गैप को आप क्या कहते हो, वी कॉल दिस सिनेप्टिक लेफ्ट। सिंपल। सर ये क्वेश्चन क्यों रखा, क्योंकि देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी में डाउट हो सकता है, साइनेप्सिस या सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये गैप पूछ रहा है आपसे, है ना। तो अगर आपको इनमें डिफरेंस जानना है तो सिंपल सी बात है, सिनेप्सिस क्या होता है,
वो पूरा स्ट्रक्चर जिसमें आपका प्री साइनेप्टिक भी आ जाएगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, इसमें आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी आ जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी आ जाएगी। तो ये सारा मिला के साइनेप्सिस होता है। लेकिन सिर्फ साइनेप्टिक क्लेफ्ट पूछे तो वो एक गैप है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज उसने गैप पूछा हुआ है आपसे, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं 21 क्वेश्चन, सेइंग दैट अ न्यूरॉन इज सेड टू बी इन द रेस्टिंग स्टेज व्हेन। तो एक न्यूरॉन जो है वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में होगा कब? इट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, करेक्ट है, रेस्टिंग स्टेज में कोई कंडक्शन नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा? पॉजिटिव 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 बाहर होगा और नेगेटिव 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 अंदर होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट, नर्व फाइबर्स जो हैं वो स्टिमुलेट मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली, जो नर्व फाइबर्स हैं वो मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या एक मिनट, आप कह सकते हो नर्व फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली, केमिकली और इलेक्ट्रिकली हो सकता है, मैकेनिकली नहीं होगा, राइट। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। और नेक्स्ट कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव है अंदर से और बाहर पॉजिटिव है, ये भी रॉन्ग है, ऑपोजिट होता है, राइट। तो कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 22 पे आते हैं, saying that which of the following statement is correct about the mid brain। मिड ब्रेन के बारे में कौन सी बात सही है? तो आपको पता होना चाहिए मिड ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, राइट। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि क्या ये आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है? तो सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो लोकेशन क्या होती है मिड ब्रेन की? लोकेशन होती है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन डायंसेफ्लॉन एंड हिंड ब्रेन। डायंसेफ्लॉन किसका पार्ट है? आपके फोर ब्रेन का, और हिंड ब्रेन, इनके बीच में आपका पाया जाता है कौन? मिड ब्रेन। सो ये तो गलत हो गया, राइट, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? और वैसे तो इसका आंसर यहां से आ चुका है क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। और देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है और इसमें भी फर्स्ट दिया हुआ है, तो मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते, तो सिर्फ यही हमारा आंसर होगा, है ना। तो स्मार्ट ट्रिक लगाओ और सॉल्व करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है हैज़ अ क्रेनियल नेम्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये क्या होती है? तो आपको पता है सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है? डक्ट ऑफ सिल्विनस, डक्ट ऑफ सिल्विनस या फिर इटर्स कैनाल भी कहते हैं इसको, इटर्स कैनाल। और ये कहाँ होती है? मिड ब्रेन में होती है, ये बात सही है। और मिड ब्रेन के चार पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? क्रूरा सेरिब्राई और, है ना, इसमें से जो एंटीरियर पार्ट होगा दैट इज क्रूरा सेरिब्राई, और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे 23 क्वेश्चन, saying that which of the following is not a reflex action। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है, आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लो फिर आपको बताता हूँ मैं। सो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर है सलाइवेशन, बिकॉज सलाइवेशन जो होता है ना वो कोई रिफ्लेक्स नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्स। क्यों रिफ्लेक्स नहीं है? बिकॉज ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आप थर्मो रेगुलेशन करते हो, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कूल रखते हो, लेकिन कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता। फाइन, तो वी कैन से इट्स अ मैकेनिज्म टू कीप बॉडी कूल, ठीक है, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्स। फाइन, नेक्स्ट 24 पे आते हैं। कह रहा है चूज द प्रोसेस या विच ऑफ द प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। रीपोलराइजेशन, तो आपने ऑप्शंस मैच कर लिया होगा मेरे ख्याल से। देखें आंसर, देखो अगर बात हो रही है रीपोलराइजेशन के बारे में ना, तो आपको कहना चाहिए कि यार रिपोलराइजेशन में होता क्या है। आपको पता है कि ये वो कंडीशन है जहां पे
पहले डीपोलराइजेशन हुआ था जहाँ पे आपके सोडियम चैनल्स अंदर आ गए थे, अब रीपोलराइजेशन में आपके सोडियम चैनल्स को बंद कर दिया है और पोटेशियम को ओपन कर दिया है ताकि पोटेशियम बाहर जा सके और थोड़ा बहुत पॉजिटिव जो चार्ज अंदर बना हुआ है वो कम हो सके, बिकॉज पोटेशियम आर पॉजिटिवली चार्ज। तो वी कैन से यहाँ पे क्या होगा, सोडियम चैनल्स जो है ना उनको तो हमने क्लोज कर दिया है, और जो पोटेशियम चैनल्स हैं उनको हमने ओपन कर दिया है ताकि थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज जो अंदर बना हुआ है ना, इफ दिस इज द एक्सॉन, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो गया है इन द केस ऑफ रीपोलराइजेशन। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से यार आपके सोडियम पोटेशियम चैनल को ओपन कर दो ताकि अंदर का थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज जो है ना पोटेशियम वाला वो बाहर जा सके। फाइन, तो आप कह सकते हैं कि यार ओपन द सोडियम चैनल, नहीं सोडियम क्लोज होंगे, तो ये गलत है, ये सही है। क्लोज द पोटेशियम, नो पोटेशियम को ओपन कर दो। तो सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। इजी था। तो इट जस्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि यार आपको वो स्टेप्स आते हैं कि नहीं आते, आपको स्टेप्स में क्या क्या इवेंट घट रहे हैं, क्या आपको वो पता है कि नहीं पता। दिस इज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सेइंग दैट द कैविटी इन द रीजन ऑफ डायनसिफ्लॉन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो डायनसिफ्लॉन वाला पार्ट है ना, क्या कहते हैं उसको। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप जब तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए फिर साथ में सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, अगर देखो ये आपका ब्रेन है तो इस ब्रेन के अंदर क्या है, ये वाला पार्ट है आपका डायनसिफ्लॉन। ठीक है, डायनसिफ्लॉन, या आप कह सकते हो सेरिब्रम वाला पार्ट है जहां पे आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल जिसको आप बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं, या इसी को आप पैरासील भी बोलते हैं, पैरासील। फिर आप जैसे नीचे आएंगे तो ये आएगा आपका फोरामेन ऑफ मैग्नम, सॉरी फोरामेन ऑफ मोन्ड्रो। दिस इज व्हाट, फोरामेन ऑफ मोन्ड्रो, जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड वेंट्रिकल। और इनफैक्ट ये डायनसिफ्लॉन नहीं है, इसको करेक्ट कर लो प्लीज। दिस इज एक्चुअली योर सेरिब्रम पार्ट, जो आपका सेरिब्रम होता है ना, पैराइटल फ्रंटल ये सारे लोब्स जो होते हैं। सो दिस इज दैट पार्ट एक्चुअली, तो दिस इज सेरिब्रम। फिर ये जो पर्टिकुलर रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी कॉल्ड एज डायनसिफ्लॉन, जहां पे आपका थर्ड वेंट्रिकल है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डायनसिफ्लॉन, जिसमें क्या है, जिसमें आपका थर्ड वेंट्रिकल है। सो शेयर व्हाट आई हैव, दिस इज, सो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड वेंट्रिकल, या जिसको आप एक और नाम से जानते हो विच इज डायसील। फाइन, इसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको ये मिड ब्रेन दिखेगा, जिस मिड ब्रेन के अंदर क्या है, वी हैव द डक्ट ऑफ इक्विनस, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मिड ब्रेन। फाइन, और यहाँ पे ऐसे चल रहा होगा और फिर आगे ज्वाइन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, मिड ब्रेन, जिस मिड ब्रेन के अंदर क्या है हमारे पास, वी हैव दिस डक्ट ऑफ सिल्वेनस। फाइन, और लास्ट में क्या आएगा, ये आपका आएगा फोर्थ वेंट्रिकल, जिसका आप एक और नाम से जानते हो विच इज मेटासील, मेटासील। फाइन, तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका थर्ड वेंट्रिकल है वो कहाँ होगा, वो आपके डायनसिफ्लॉन वाले रीजन में होता है। फिर आपका मिड ब्रेन होगा जहाँ पे डक्ट ऑफ इक्विनस सिल्वेनस होगा या इडर्स कैनाल होगी, जिससे आपका आगे जाके फोर्थ वेंट्रिकल आएगा जो कि है आपके पॉन्स के अंदर। सो दिस इज पॉन्स। ठीक है, या आपका इसमें मेडुला, ऊपर वाला पॉन्स है, नीचे वाला मेडुला है, तो आपके इस रीजन में आ जाएगा। फाइन, सो दिस इज व्हाट, how to mention, let me just change the color, this portion is actually and this one। so ये जो है ये है आपका pons एंड ये है मेडुला। फाइन, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपका डायनसिफ्लॉन है उसमें कौन सा वाला वेंट्रिकल आता है, तो वी हैव द थर्ड वेंट्रिकल देयर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। 26 क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कोरोइड प्लेक्सिस आर द फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस दिस। तो कोरोइड प्लेक्सिस कहाँ होती है? आपके ब्रेन में होती है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, जो कि फॉर्म करती है। वैसे आपको पता है कि सीएसएफ बनता किससे है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से। लेकिन उसके बाद जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है वो हो कहाँ पे रहा है? तो वो आपके ब्रेन के कोरोइड प्लेक्सिस के अंदर हो रहा है, जो कि ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सिस? सो जो आपका कोरोइड प्लेक्सिस जो है ना, दैट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सेकेंड चीज, अगर हम बात करें कैसे बनता है ये, तो इट इज फॉर्म्ड बाय या वी कैन से CSF is formed here. CSF is formed here by filtration of blood. ठीक है, ब्लड के फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है? CSF यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो आप कह सकते हैं क्या है ये? आपका कोरोइड प्लेक्सिस जो है ये प्रोड्यूस करता है CSF विच इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। 27 saying that on a post synaptic membrane न्यू पोटेंशियल डेवलप्स इज। तो जो नया पोटेंशियल बनता है वो कैसा हो सकता है भाई? हो सकता है कि वो एक्साइटेटरी हो या फिर इनहिबिटरी हो। आई टोल्ड यू कि जो आपका प्री सिनेप्टिक है और पोस्ट सिनेप्टिक है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आने वाले हैं ना, ये टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हो सकते हैं? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आपके एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। फाइन, तो यहाँ मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है। तो वी कैन सिंपली से कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ से यहाँ पास होंगे, दे कैन बी आइदर एक्साइटेटरी, तो ये सारे अगर रिलीज होंगे तो ये एक्साइटेटरी है, अगर कोई ये रिलीज होंगे तो ये आपके इनहिबिटरी है। एंड दिस इज व्हाट आई कैन से द करेक्ट आंसर इज मे बी एक्साइटेटरी और मे बी इनहिबिटरी। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, सेइंग दैट in the resting stage of neural membrane diffusion due to concentration gradient कैसे होगा? तो आपको पता है it would allow to drive। तो अगर को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अगर आपने डिफ्यूजन अलाउ कर दिया, डिफ्यूजन अगर को आपने अलाउ कर दिया, तो आपको पता है कंडीशन क्या चल रही है उस टाइम पे? वहां पे कंडीशन कुछ ऐसी है कि यार बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है और अंदर की तरफ पोटेशियम। तो ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ पे अलाउ कर दिया तो आपको पता है सोडियम अंदर आ जाएगा, पोटेशियम बाहर चले जाएगा। तो व्हाट आई कैन से कि सोडियम इनटू द सेल, सोडियम और पोटेशियम आउट ऑफ द सेल। तो आपको पता है सोडियम तो अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पोटेशियम इनटू द सेल या सोडियम आउट ऑफ द सेल, तो सोडियम बाहर तो जाएगा नहीं, सोडियम अंदर आएगा। पोटेशियम जो है वो या आप कह सकते हो पोटेशियम इनटू द सेल, ये गलत है ना? पोटेशियम तो बाहर जाएगा, तो ये भी गलत है। सही क्या है? सही है आपका ये वाला, सोडियम जो है वो सेल के अंदर जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट, बिकॉज एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वी कैन से यहाँ पे आपका सोडियम ज़्यादा है बाहर, अंदर कम है, तो बेसिकली डिफ्यूजन के तहत आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इफ मेडुला ऑब्लंगाटा इज डिस्ट्रॉय देन विच पार्ट ऑफ द फंक्शन विल बी इफेक्टेड। अगर मेडुला ऑब्लंगाटा में कुछ डैमेज हुआ है तो क्या होगा? तो आपको पता है मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये रिस्पॉन्ड करता है क्या? रिफ्लेक्स एक्शंस। तो जो आपका मेडुला है वो किस में रोल प्ले करेगा? रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेशन। तो अगर मेडुला ही नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सेस कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगी, नो कोऑर्डिनेशन, है ना? तो जिस वजह से अगर को कोई निडल चुबाई गई है तो उसका रिफ्लेक्स भी नहीं कर पाएंगे, उसको हम रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इन मैन इज बोथ मोटर एज वेल एज सेंसरी। तो अगेन वही सेम बात, आपको ट्रिक याद होगी। ट्रिक में क्या था? सेंसरी, देन वी वर हैविंग मोटर एंड मिक्स्ड। और मिक्स्ड कौन कौन सी थी आपको पता है? 5th, 6th, 9th, 10th। ठीक है, 5th, 6th, 9th, 10th।
तो आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी वाली दोनों होगी, तो ऑल्फैक्टरी तो फर्स्ट है ना, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक्स आपकी सेकंड है, सो ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक्स ओक्यूलोमोटर थर्ड है, थर्ड भी नहीं होगा, तो आपको क्या बचता है, ट्राइजेमिनल बचेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, तो शेयर वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस एंड मैंने कोशिश करी है कि यार हर सवाल के पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा आपको रिवाइज करा दूँ, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। अगर आप चैप्टर रिवाइज करके नहीं भी आए ना, फिर भी आप इस क्वेश्चन को इन सेशंस को लगा सकते हैं, राइट। और साथ में आपको पता है क्वेश्चन हमने लगा ही लिए हैं। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल द टाइम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहें, और साथ में अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप सिंपली लक्ष्य सर और उस टॉपिक का नाम लिख के सर्च मार सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू विल गेट माई वीडियो। फाइन, तो मिलेंगे हमारी अगली मुलाकात में। तब तक के लिए पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं, डील बिल्कुल नहीं देनी है ना, फोकस के साथ पढ़ना है। एंड विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।